नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 9th की जो न्यू एनसीईआरटी आई है, उसके 50 एमसीक्यूज़ देखेंगे। ये थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें कहा गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर की सबसे अच्छी डेफिनेशन कहाँ पे है? लेयर ऑफ रॉक्स नहीं होती है, गलत है। अ ब्लैंकेट ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ, इसी को एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो एक ब्लैंकेट होता है गैस का जो अर्थ के अराउंड देखने को मिलता है। विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ। तो हमारे अर्थ के अराउंड जो एटमॉस्फेयर हो पा रहा है, मतलब जो बना रखा रहता है, कई सारी गैसेस इसके आसपास बनी रहती हैं, वो किस फोर्स की वजह से बनी रहती है? तो दैट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, विच गैस फॉर्म्स द लार्जेस्ट प्रपोर्शन ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा प्रपोर्शन किस गैस का है? नाइट्रोजन गैस का है। अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखेंगे 78% आपको नाइट्रोजन गैस देखने को मिलेगी, 21% आपको ऑक्सीजन गैस देखने को मिलेगी। थर्ड नंबर पे आपकी जो गैस है वो आर्गन है, और फोर्थ नंबर पे 0.04% जो है ये आपकी कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है। द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द अर्थ एटमॉस्फेयर 21% हो जाएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कह रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट होता है? रेस्पिरेशन को सपोर्ट नहीं करता, ये ऑक्सीजन गैस करती है। फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में अगर आप रॉ मटेरियल देखेंगे तो रॉ मटेरियल में दो चीजें मेनली यूज होती हैं, क्या क्या? पहला तो वाटर यूज होता है और दूसरा CO2 यूज होता है। लाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो जाता है। वाटर वेपर इज इन द एटमॉस्फेयर मेनली हेल्प्स इन। तो वाटर वेपर किस चीज में हेल्प करेगा? अर्थक्वेक में बिल्कुल नहीं हेल्प करेगा, क्लाउड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो वाटर वेपर्स हो गए और डस्ट के पार्टिकल्स हो गए। ठीक है, तो डस्ट पार्टिकल्स हो गए और वाटर वेपर्स हो गए, ये क्या करते हैं? क्लाउड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। डस्ट पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर मेनली हेल्प्स इन। तो ये किस चीज में हेल्प करेगा? फॉर्मेशन ऑफ रेनफॉल थ्रू कंडेंसेशन। तो ये कंडेंसेशन में हेल्प करता है, और जिसकी वजह से रेनफॉल, मतलब पहले क्लाउड फॉर्मेशन होगा और फिर रेनफॉल हो पाएगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, विच एटमॉस्फेरिक लेयर कंटेन्स ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फिनोमेना। तो जितने भी वेदर फिनोमेना होते हैं वो किस में होते हैं? ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। ये कौन सी लेयर है? पहली लेयर है एटमॉस्फेयर की, अप्रोक्सीमेटली 12 to 13 किलोमीटर हाइट तक ये जाती है। आगे बढ़ते हैं, द एवरेज हाइट ऑफ ट्रोपोस्फेयर। तो एवरेज हाइट कितनी है? यहाँ ऑप्शन के हिसाब से 12 किलोमीटर होती है। ठीक है। टेम्परेचर इन दी ट्रोपोस्फेयर जनरली। अब देखिए जैसे जैसे हम ट्रोपोस्फेयर में ऊपर जाते हैं, टेम्परेचर क्या होता चला जाता है? डिक्रीज होता चला जाता है। तो इंक्रीज विद ऑल्टीट्यूड गलत है, रिमेन्स कांस्टेंट भी गलत है, सी ऑप्शन इज करेक्ट, डिक्रीज विद ऑल्टीट्यूड। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन बहुत सिंपल सा है कि जो हमारा ट्रोपोस्फेयर गर्म है, वो अर्थ की रेडिएशन की वजह से गर्म नहीं होता है। वो अर्थ क्या करता है, मतलब सन जो का क्या करता है, सन क्या करता है, अर्थ को पहले गर्म करता है, फिर अर्थ की रेडिएशंस निकलती है। मतलब सन की रेडिएशन से वो गर्म नहीं हो रहा है, सन की रेडिएशन से अर्थ गर्म हुआ। अब जब अर्थ गर्म हो जाएगा तो ये क्या करेगा? हीट अप करेगा एटमॉस्फेयर को, तो अर्थ के रेडिएशन से हमारा ट्रोपोस्फेयर गर्म हो जाता है। अब देखिए अर्थ के दूर जैसे जैसे हम लोग जाते हैं, वैसे वैसे क्या होता है? ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर डिक्रीज होता है। द बाउंड्री बिटवीन ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर। तो जैसे मान लीजिए ये ट्रोपोस्फेयर था, और ये यहाँ से, ये मान लीजिए ट्रोपोस्फेयर है, और ये स्ट्रेटोस्फेयर है पूरा। इन दोनों के बीच में जो बाउंड्री दिखाई पड़ रही है, इस बाउंड्री को बोलते हैं ट्रोपोपॉज। ठीक है। आगे बढ़े, कमर्शियल एरोप्लेन्स यूजुअली फ्लाई इन द डैश। तो कमर्शियल एरोप्लेन्स जो होते हैं, ये मेनली किस उसमें कहाँ फ्लाई करते हैं? ठीक है, तो ये स्ट्रेटोस्फेयर में फ्लाई करते हैं। ट्रोपोस्फेयर में इसलिए नहीं फ्लाई करते क्योंकि जितने भी वेदर फिनोमेनाज होते हैं, डिस्टर्बेंसेस होते हैं, वो ट्रोपोस्फेयर में देखने को मिलते हैं। ओजोन लेयर इज फाउंड मेनली इन द डैश। तो ओजोन लेयर किसमें पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। और ओजोन लेयर करती क्या है? हार्मफुल यूवी रेस को एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, हार्मफुल यूवी रेस को अर्थ तक नहीं आने देगी। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, इनको एब्जॉर्ब कर लेगी ये। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अर्थ फ्रॉम। तो ओजोन लेयर जो है वो अर्थ को प्रोटेक्ट करती है। किससे प्रोटेक्ट करती है? ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। और सबसे खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन याद रखिएगा, ये यूवी बी होती है। ए बी सी तीन तरीके की रेडिएशंस होती हैं, सबसे खतरनाक कौन सी होती है? बी होती है, यही अर्थ तक आ रही होती है। मीटियोर्स यूजुअली बर्न अप इन द डैश। तो मीटियोर्स की जो बर्निंग होती है वो कहाँ पर होती है आपको बताना है। तो ये मीजोस्फेयर जो है वो अर्थ, मतलब जो एटमॉस्फेयर में मीजोस्फेयर लेयर है, यहाँ पे मीटियोर बर्न हो जाते हैं। ठीक है, किसकी वजह से बर्न होते हैं ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो फ्रिक्शन एक फोर्स है
जिसकी वजह से बर्न हो जाएंगे। ठीक है, ये मिडिल की लेयर होती है, इसीलिए इसको मीजोस्फेयर कहते हैं। 16th क्वेश्चन कह रहा है, इन विच एटमॉस्फेरिक लेयर डज टेम्परेचर राइज रैपिडली ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्स रेज एंड अल्ट्रावायलेट रेज। तो कौन सी ऐसी लेयर है एटमॉस्फेयर की जहां पे टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ेगा, और क्यों बढ़ेगा? क्योंकि एक्स रेज और अल्ट्रावायलेट रेज एब्जॉर्ब हो रही होंगी जो सन से आ रही है, मतलब सन की वजह से हीटिंग होगी, और ये किसमें होती है? थर्मोस्फेयर में। थर्म का मतलब ही होता है टेम्परेचर, तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है? इंक्रीज होता है। अब यहाँ पर जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वो अर्थ की हीट से नहीं हो रहा है, ये सन की हीट से हो रहा है। तो मतलब एक्सरेज और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से ये इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर। द आयनोस्फेयर फॉर्म्स पार्ट ऑफ द डैश। तो आयनोस्फेयर जो है वो किस में देखने को मिलता है? तो ये थर्मोस्फेयर में ही देखने को मिलता है। ठीक है, और इसी आयनोस्फेयर में अगर आप देखेंगे तो यहीं से रेडियो सिग्नल जो होते हैं वो रिफ्लेक्ट होते हैं। तो रेडियो सिग्नल्स का रिफ्लेक्शन यहीं से होता है, क्योंकि इसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं इस लेयर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑरोराज आर मेनली ऑब्जर्व्ड इन द डैश। तो ऑरोरा जो होता है वो मेनली आइनोस्फेयर में आपको देखने को मिलेगा। अब आइनोस्फेयर तो है नहीं, तो आप क्या कह सकते हैं? थर्मोस्फेयर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 18 का ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये कहाँ पर देखने को मिलता है? तो नियर पोल्स, पोल्स पे आपको देखने को मिलता है। आपको बताया था हमने नोट्स में भी कि दो तरीके के ऑरोरा देखने को मिलते हैं, एक ऑस्ट्रेलिस होता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिस होता है, और एक बोरियालिस होता है। तो नॉर्थ पोल पे जो देखने को मिलेगा वो बोरियालिस होगा, साउथ पोल पे जो ऑरोरा देखने को मिलता है ये ऑस्ट्रेलिस होता है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज द डैश। तो सबसे बाहर की जो लेयर होती है वो एग्जॉस्फेयर होती है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, ये सबसे बाहर की लेयर है एटमॉस्फेयर की। विच गैसेज आर मेनली फाउंड इन एग्जॉस्फेयर। अब एग्जॉस्फेयर जो है इसमें जो गैसेस पाई जाती हैं वो कौन कौन सी गैस है? ऑक्सीजन नाइट्रोजन नहीं है, हीलियम और हाइड्रोजन मेनली पाई जाती है एग्जॉस्फेयर में। तो 20 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वेदर रिफर्स टू, वेदर का मतलब क्या होता है बताना है। तो एवरेज एटमॉस्फेरिक कंडीशंस ओवर 30 ईयर्स, नहीं, ये क्लाइमेट होता है। डे टू डे कंडीशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो डे टू डे कंडीशन जो होती है एटमॉस्फेयर की उसी को वेदर कहा जाता है। क्लाइमेट इज जनरली डिटरमाइंड यूजिंग वेदर रिकॉर्ड्स ऑफ डैश। तो क्लाइमेट को मेनली डिटरमाइन किया जाता है, वेदर रिकॉर्ड देखे जाते हैं 30 साल या उससे ज़्यादा ईयर्स के, तब क्लाइमेट को डिटरमाइन किया जाता है। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ वेदर। तो इसमें कौन सा वेदर का एलिमेंट नहीं है ये बताना है। ह्यूमिडिटी है, विंड भी है, टेम्परेचर भी होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी होता है, पॉपुलेशन जो है ये नहीं होता है। पॉपुलेशन का कोई खास मतलब इससे नहीं है। 24th क्वेश्चन पे आते हैं। इंसोलेशन रिफर्स टू, इंसोलेशन का मतलब होता है इनकमिंग रेडिएशन जो सन से आ रही होती है उसी को इंसोलेशन कहा जाता है। तो इनकमिंग सोलर रेडिएशन इज कॉल्ड इंसोलेशन। ठीक है, तो 24th का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और इसको कौन रिसीव करता है? तो रिसीव्ड बाय अर्थ। ठीक है, तो रिसीव्ड बाय अर्थ पे जितनी रिसीव होती है उसी को इंसोलेशन कहा जाएगा। इंसोलेशन इज हाईएस्ट नियर। तो सबसे ज्यादा इंसोलेशन कहाँ होगी? तो सबसे ज्यादा हीट कहाँ रिसीव होती है? इक्वेटर पे रिसीव होती है। ठीक है, क्योंकि जो सन रेज होती हैं वो डायरेक्टली फॉल करती है ज्यादातर टाइम इक्वेटर पे। तो सन रेज जो होती है वो डायरेक्टली फॉल करती है, ठीक है, ओवरऑल ईयर। इसी वजह से इंसोलेशन जो है सबसे ज्यादा इक्वेटर पे देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। हाई ह्यूमिडिटी यूजुअली मेक पीपल फील। अब देखिए, अगर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी तो इवापोरेशन नहीं हो पाता है बॉडी से, और इवापोरेशन बॉडी से नहीं हो पाएगा तो पसीना जो है बॉडी में चिपका रहता है। चिपचिपी वाली गर्मी आपको पता होगी, तो वो हाई ह्यूमिडिटी में ही आपको देखने को मिलेगी। तो उसमें फील हॉट एंड अनकंफर्टेबल, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन का इनमें कौन सा फॉर्म नहीं है, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो रेन होता है, स्नो भी होता है, हेल भी होता है, स्लीट भी होती है, ड्यू नहीं होता है। ठीक है, ड्यू जो होता है वो सरफेस पे फॉर्म होता है, और किस प्रोसेस से फॉर्म होता है? कंडेंसेशन से फॉर्म होता है। कंडेंसेशन से ड्यू का फॉर्मेशन होता है, सरफेस पे होता है ये। ठीक है, इसका प्रेसिपिटेशन से कोई लेना देना नहीं है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज हाईएस्ट एट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है ये हाईएस्ट कहाँ पे होगा? माउंटेन के टॉप पे हाईएस्ट नहीं होगा, सी लेवल पे हाईएस्ट होता है। ठीक है, माउंटेन के टॉप पे तो कम होता चला जाएगा। एयर मूव्स नेचुरली फ्रॉम। तो एयर जो है वो हमेशा हाई प्रेशर से किधर की ओर बहती है? लो प्रेशर की तरफ जाती है। ठीक है, एयर जब ब्लो करती है तो उसको क्या कहा जाता है? विंड कहा जाता है। ये बात याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे।
हाई प्रेशर एरियाज आर जनरली एसोसिएटेड विद। तो देखिए जो हाई प्रेशर एरियाज होते हैं मतलब जहाँ पे हाई प्रेशर पाया जाता है वहाँ हैवी रेनफॉल नहीं होगी, वहाँ क्लियर स्काई होगी, वहाँ पर जो स्काई होगी वो बिल्कुल साफ होती है, बादल बादल नहीं होते हैं। जो लो प्रेशर एरिया होते हैं, लो प्रेशर का मतलब टेम्परेचर यहाँ पर हाई है, और जब टेम्परेचर हाई होगा तो क्या होगा, इवापोरेशन हो जाएगा, बादल बन जाएंगे, रेनफॉल हो जाएगी। ठीक है। विंड्स आर नेम अकॉर्डिंग टू, देखिए विंड जो होती हैं उनका नाम किस तरीके से रखा था, स्पीड के हिसाब से नहीं, डेस्टिनेशन के हिसाब से नहीं, द डायरेक्शन फ्रॉम विच दे ब्लो, मतलब जिधर से ये ओरिजिनेट करते हैं। जैसे मान लीजिए वेस्टर्लीज है, तो वेस्टर्लीज जो है वो वेस्ट से ओरिजिनेट कर रही होगी और किधर की ओर जा रही होगी, ईस्ट की तरफ जा रही होगी। इसी तरीके से इनको क्या कहा जाएगा, इनको वेस्टर्लीज कहा जाएगा। ठीक है। अगर ईस्ट से ओरिजिनेट हो रही होती और वेस्ट की तरफ जा रही होती, ठीक है, तो ये ईस्ट से ओरिजिनेट हुई और किधर की ओर जा रही है, वेस्ट की तरफ जा रही है, तो इनको क्या बोला जाएगा, इस विंड को ईस्टर्लीज बोलते हैं। तो याद रखिएगा किस पे डिपेंड करता है, मतलब विंड का नाम डिपेंड करता है जिधर से वो ओरिजिनेट हुई। सी ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग, अब सी ब्रीज जो है ये किधर से किधर ब्लो करती है, कब ब्लो करती है, ये आपको यहाँ पर बताना है। दोपहर में सी ब्रीज ब्लो करती है, क्योंकि दोपहर में क्या होता है, जो लैंड है वो तो बहुत जल्दी गर्म हो गया, तो टेम्परेचर यहाँ हाई हो गया। टेम्परेचर हाई हो गया इसका मतलब प्रेशर यहाँ पे कम है, तो लैंड पे लो प्रेशर हो जाता है। और ओशन, क्योंकि आपको पता है वाटर को गर्म होने में ज्यादा टाइम लगता है, तो यहाँ बहुत टेम्परेचर भी कम ही है, और टेम्परेचर कम है इसका मतलब प्रेशर ज्यादा है, तो हाई प्रेशर यहाँ क्रिएट हो जाएगा। तो जो विंड होगी वो ओशन से निकलेगी और किधर की ओर आएगी, ठंडी ठंडी हवा आपको लैंड पे देखने को मिलेगी। इसी वजह से आपने देखा होगा समुद्र के जो बीचेस होते हैं वहां पे लोग दोपहर में जाके आराम से छाए में बैठे रहते हैं, बढ़िया ठंडी ठंडी हवा खाते रहते हैं। ड्यूरिंग द डे सी ब्रीज ब्लोज फ्रॉम, तो दिन के टाइम पे सी ब्रीज जो है वो सी से किधर की ओर आती है, लैंड की तरफ आती है। बता दिया पूरा कॉन्सेप्ट आपको। लैंड ब्रीज डेवलप्स बिकॉज, अब देखिए लैंड ब्रीज जो है इसका डेवलपमेंट क्यों होता है, तो सी कूल्स फास्टर देन लैंड, नहीं बिल्कुल गलत है, लैंड कूल्स फास्टर देन सी। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अब देखिए रात की बात, लैंड ब्रीज याद रखिएगा हमेशा नाइट में ब्लो होती है, नाइट में आएगी लैंड ब्रीज। होता क्या है, अब जब रात हुई तो देखिए दिन भर सूरज था, तो उसने क्या कर दिया, जो समुद्र था मतलब जो ओशन वाटर था या वाटर जो था, उसका टेम्परेचर क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब आपको पता है वाटर का टेम्परेचर देर में बढ़ता है तो देर में ठंडा होना भी टाइम ज्यादा लगता है, तो इसका मतलब वो ठंडा भी नहीं हो पाएगा आसानी से। तो पानी अभी भी क्या है, गर्म है, और गर्म है इसका मतलब यहाँ पर कैसा प्रेशर है, लो प्रेशर है। अब लैंड के बारे में आपको पता है, लैंड जो है वो जल्दी गर्म भी हो जाती है, और रात आ गई तो जल्दी ठंडी भी हो जाएगी, तो टेम्परेचर यहाँ कम है। टेम्परेचर कम है इसका मतलब हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर से विंड जो है वो किधर की ओर ब्लो कर जाएगी, लो प्रेशर की तरफ। तो लैंड से हवा किधर की ओर जाएगी, ओशन की तरफ जाएगी। ये क्यों हो रहा है, तो लैंड कूल्स फास्टर देन सी की वजह से हो रहा है। अकॉर्डिंग टू आईएमडी इंडिया एक्सपीरियंस हाउ मेनी मेजर सीजन्स, तो आईएमडी के हिसाब से इंडिया जो है 4 मेजर सीजन्स को रिसीव करती है, एक्सपीरियंस करती है। द साउथ वेस्ट मानसून जनरली अकर ड्यूरिंग, तो साउथ वेस्ट मानसून आपको पता होगा इधर केरल से एंटर करता है इंडिया में। ठीक। ये किस महीने में एंटर करेगा, तो अप्रैल से मई के बीच में ये एंटर करता है। ठीक है। ज़्यादा अच्छा ये रहेगा इसमें कि अप्रैल से मई ना लें, क्योंकि जनरली अकर पूछा गया, एंटर का नहीं पूछा गया, जनरली अकर कब करता है, तो जून से सितंबर लें तो ज़्यादा सही रहेगा। अप्रैल से मई नहीं, वो जून में ही एंटर करता है अप्रॉक्सीमेट। ठीक है, तो मई लेना, अप्रैल से मई तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ये अप्रैल है तो ये गलत हो जाएगा। जून से सितंबर जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। द साउथ वेस्ट मानसून मेनली ब्लोज, तो ये किधर से किधर आ रहा है, तो आप देख सकते हैं ये हमारी कोस्टल बाउंड्री है, ये इधर से आ रहा है इंडियन ओशन से, तो इसका मतलब समुद्र से आ रहा है। और किधर आ रहा है, लैंड की तरफ आ रहा है, तो फ्रॉम सी टू लैंड विल बी द करेक्ट आंसर। नॉर्थ ईस्ट मानसून इज ऑल्सो नोन एज, तो नॉर्थ ईस्ट मानसून को और क्या कहा जाता है, तो इसको विंटर मानसून भी कहते हैं। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट मानसून अगर आप देखेंगे तो ये बारिश जो है मेनली नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में कराएगा, और फिर रिट्रीट होके यहाँ पहुंचता है, जो तमिलनाडु का कोस्ट है यहाँ पे भी अच्छी खासी बरसात कराता है। ड्यूरिंग द नॉर्थ ईस्ट मानसून सिग्निफिकेंट रेनफॉल इज रिसीव्ड मेनली बाय, तो नॉर्थ ईस्ट मानसून जो होता है उस टाइम पे जो रेनफॉल होती है वो कहाँ पे मेनली रिसीव होती है, तो ये तमिलनाडु के कोस्ट पे रिसीव होती है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, नॉर्थ ईस्ट मानसून की बात हो रही है। द वर्ड मानसून इज डिराइव फ्रॉम अरबिक वर्ड मौसम से डिराइव होता है। ठीक है, तो मौसम होना चाहिए, मौसम लिख गया, वैसे मौसम मौसम एक ही है, तो मौसम से डिराइव होता है ये टर्म, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस मौसम का मतलब क्या होता है, सीजन होता है।
क्या होता है, सीजन होता है। ठीक है, तो ये मौसम होगा, मौसम नहीं होगा। विच फैक्टर मेनली कॉजेज दी साउथ वेस्ट मानसून। अब साउथ वेस्ट मानसून जो है वो किस वजह से हो रहा है, तो समझ लीजिए। अब साउथ वेस्ट मानसून के पीछे रीजन ये है, क्योंकि आपको पता है जून और जुलाई के बीच में या मई जून के बीच में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है ये लैंड एरिया। और जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर यहाँ बढ़ गया तो प्रेशर यहाँ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब पूरे लैंड एरिया पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया है। समुद्र जो है वो ठंडी रहती है, तो यहाँ टेम्परेचर कम है, तो यहाँ पर हाई प्रेशर बना रहता है। अब जो विंड होगी, मतलब जो एयर होगी, वो हाई प्रेशर से किधर की ओर मूव करेगी, लो प्रेशर की तरफ। इसी वजह से ये हमारा मानसून क्रिएट होता है। तो अनइक्वल हीटिंग ऑफ लैंड और सी, यही बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। द वीक अ वीक मानसून इन इंडिया इज मोस्ट लाइकली टू रिजल्ट इन। अब मान लीजिए मानसून बहुत ज्यादा वीक आया, जैसे इस साल अगर आप देखेंगे 2026 में कहा जा रहा है कि कुछ एरियाज में मानसून वीक रहेगा। अब जैसे मुंबई महाराष्ट्र में तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, लेकिन कुछ रीजन्स में जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, मानसून मानसून वीक है। तो जब वीक होता है तो उस कंडीशन में ड्रॉट आ जाती है, सूखा पड़ जाता है। और एक कंसेप्ट होता है अल नीनो। ठीक है, इंडिया पे अल नीनो का क्या असर होता है, तो याद रखिएगा ये मानसून को कम कर देता है, मतलब मानसून की स्पीड को रिड्यूस कर देगा, जिसकी वजह से वीक मानसून आता है। और इसी का अपोजिट होता है ला नीना। ला नीना क्या करता है, मानसून को बढ़ा देता है, मतलब स्पीड को बढ़ा देगा, अच्छी खासी बारिश होगी तब। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्लाइमेट चेंज मेनली रिफर्स टू। क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या होता है, डेली वेदर चेंजेस बिल्कुल नहीं, सीजनल चेंज ओनली बिल्कुल नहीं, लॉन्ग टर्म चेंज इन क्लाइमेट। तो लॉन्ग टर्म जो चेंज हो रहा है क्लाइमेट में, उसी को क्लाइमेट चेंज कहते हैं। जैसे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, रेनफॉल पैटर्न, वेदर पैटर्न चेंज हो रहे हैं, तो उसी को क्लाइमेट चेंज कहा जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। तो इनमें ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, वाटर वेपर भी है, याद रखिएगा। ठीक है, वाटर वेपर भी है। कौन सी नहीं है, नाइट्रोजन गैस जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। वन मेजर कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज इज। तो कॉज क्या है, कारण क्या है, क्यों क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ए फॉरेस्टेशन की वजह से नहीं हो सकता, बर्निंग फॉसिल फ्यूल इज द करेक्ट आंसर। तो फॉसिल फ्यूल बर्न करने से हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन से हो रहा है, और भी बहुत सारे कारण है जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। राइजिंग सी लेवल्स आर मेनली कॉज्ड बाय। तो जो सी लेवल राइज हो रहा है वो क्यों हो रहा है। ठीक है, तो सी लेवल राइज होने के पीछे इंक्रीज रेनफॉल ओनली गलत है, मेनली क्लाइमेट चेंज इसका रीजन है। क्योंकि देखिए होगा क्या, क्लाइमेट चेंज जब होगा तो उसी से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। क्या हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और जब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो जो हमारे पोलर आइस कैप्स पे बर्फ जमी हुई है, जो ग्लेशियर्स हैं, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे। और अगर ग्लेशियर्स मेल्ट हो गए तो वाटर का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और वाटर का लेवल अगर बढ़ा तो क्या होगा, सी लेवल राइज हो जाएंगे और बहुत सारी कोस्टल कंट्रीज, कोस्टल सिटीज जो है वो डूब जाएंगे। कार्बन फुटप्रिंट रिफर्स टू। कार्बन फुटप्रिंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आपको बताना है। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं, टोटल ग्रीन हाउस गैस रिलीज ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज। तो ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा या की वजह से जितनी भी ग्रीन हाउस गैस जो है वो रिलीज होती है, उसी को कार्बन फुटप्रिंट कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट। तो क्या कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करेगा। एक्सेसिव यूज ऑफ प्राइवेट व्हीकल बिल्कुल गलत है, कटिंग फॉरेस्ट बिल्कुल गलत है, यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड प्लांटिंग ट्रीज ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, बर्निंग मोर फॉसिल फ्यूल बिल्कुल ही गलत है। विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव एम्स टू मेक इंडिया वेदर रेडी एंड क्लाइमेट स्मार्ट। तो कौन सा ऐसा इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है जिससे इंडिया जो है वेदर रेडी रहेगा और क्लाइमेट स्मार्ट रहेगा, उस इनिशिएटिव का नाम आपको यहाँ पर बताना है। तो मिशन मिशन मौसम है। ठीक है, तो मिशन मौसम इज दी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इसमें कहा गया विच स्टेटमेंट अबाउट द एटमॉस्फेयर इज करेक्ट। पूछा गया स्टेट कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है एटमॉस्फेयर के बारे में जो सही है। इट हैज सेम टेम्परेचर एट ऑल हाइट्स, बिल्कुल नहीं, भी हमने देखा। इट्स कंपोजिशन रिमेन्स एग्जैक्टली द सेम एट एवरी एल्टीट्यूड, बिल्कुल ही गलत है। जैसे आप ट्रोपोस्फेयर में देखेंगे तो कंपोजिशन अलग है, एग्जॉस्फेयर में देखेंगे तो कोई गैसेज ही नहीं, हीलियम और हाइड्रोजन प्रेजेंट है ज्यादा। डिफरेंट लेयर्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ, बिल्कुल सही बात है। अब हर लेयर का अलग अलग काम है, जैसे ट्रोपोस्फेयर का काम है वेदर फिनोमेना करना, तो स्ट्रेटोस्फेयर का काम क्या है, ओजोन लेयर को, मतलब ओजोन लेयर होती है तो वो यूवी रेस को ट्रैप कर लेती है। तो सभी की हेल्प से ही हमारी लाइफ एग्जिस्ट कर पा रही है अर्थ पे।
तो इस तरीके से ये सी ऑप्शन जो इसका है वो सही हो जाएगा। तो हमारे इतने क्वेश्चंस थे जो हम लोग ने डिस्कस किए। इसके अलावा हर एक चैप्टर के एमसीक्यू नोट्स जो हैं वो प्लेलिस्ट में लगे हैं। आप जाके देख सकते हैं, अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।